प्रथम सेमेस्टर दूसरा अध्याय पुरस्कार कहानी। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। इनका जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसकी सहायता ले सकते हैं। कहानी का सारांश इस प्रकार है। कहानी की शुरुआत में प्रकृति का चित्रण किया गया है और बताया गया है कि कौशल राज्य में एक महोत्सव हो रहा था। क्योंकि महोत्सव हो रहा था, इस उत्सव के दिन महाराज एक दिन के लिए कृषक बनते थे, अर्थात हल चलाते थे, और वे एक खेत चुनते थे जिसका दाम देकर उस पर खेती करते थे, और उस दिन से वह खेत राज परिवार का हो जाता था। इस दिन इंद्र पूजन बड़ी धूमधाम के साथ करते थे और सभी नगर निवासी भी इस महोत्सव का भरपूर आनंद उठाते हैं। इस उत्सव में दूसरे राज्यों के राजकुमार भी आते हैं, जिसमें मगध का एक राजकुमार अरुण भी आया था। वे भी उत्साह से इस उत्सव को देख रहे थे। इस बार सिंह कन्या मधुलिका का खेत चुना गया था, जिस पर महाराज खेती करेंगे, हल चलाएंगे और बीज की थाली को हाथ से देने के लिए मधुलिका को कहा। वह बहुत ही सुंदर रेशमी कपड़े पहनी, माथे पर मेहनत का पसीना और लज्जा सम्मान का भाव भी उसके मुख पर था। सभी लोग महाराज को हल चलाना देख रहे थे, किंतु अरुण मधुलिका के भोले सौंदर्य और सरल चितवन को निहार रहा था। उत्सव समाप्त होने पर महाराज ने मधुलिका के खेत के दाम के रूप में 4 स्वर्ण मुद्राएं मतलब 4 गुना दाम उसको दिया, लेकिन उसने अपने माथे पर लगाया और महाराज पर न्योछावर कर सब चारों तरफ बिखेर दिया। यह सभी दृश्य देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मधुलिका महाराज से नम्र निवेदन करती है कि ये मेरी जो भूमि है वो मेरे दादा परदादा की धरोहर है। इसका मूल्य लेकर मैं इसका अपमान नहीं करना चाहती। इस पर एक बूढ़ा मंत्री गुस्सा हो जाता है। मधुलिका उत्सव के विरुद्ध नहीं जा रही थी, वह मात्र यह चाहती थी कि अपनी भूमि का मूल्य वह नहीं लेना चाहती थी। मंत्री से पता चलता है कि मधुलिका सिंह मित्र की कन्या थी। मधुलिका सिंह मित्र की कन्या है, जिन्होंने मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी। फिर मंत्री से महाराज इस उत्सव की पूरी जानकारी लेते हैं। इस पर विचार करने के लिए महाराज विश्राम लेना चाहते थे। फिर सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। मधुलिका भी अपने खेत पर जाकर एक मधुक वृक्ष के पत्तों की छाया में बैठ जाती है। वहीं उसने अपनी एक पर्णकुटी बना के रखी थी, पत्तों की एक कुटिया बना के रखी थी, झोपड़ी बना के रखी थी। इधर अरुण को नींद नहीं आती है। वह अपना घोड़ा लेकर मधुलिका के पास पहुंचा। तभी मधुलिका सो रही थी। वह उसे सोते हुए देख रहा था। अचानक कोयल की आवाज से वह नींद से उठ जाती है और वह अरुण को सोती हुई कुमारी को देखने पर गुस्सा होती है। वह अरुण को वहां से जाने के लिए कहती है। अरुण अपने हृदय की भावना उसके सामने व्यक्त करते हैं। वह भूमि मधुलिका को वापस दिलाने की बात भी कहता है, तो मधुलिका कौशल के राष्ट्रीय नियम को बदलना नहीं चाहती थी, चाहे वह दुखी ही क्यों न हो। अरुण मधुलिका की बात सुनकर वहां से निकल जाता है। मधुलिका ने खेत के बदले दाम नहीं लेने पर वह दूसरों के खेत में काम कर अपना गुजारा करती थी। सभी कृषक उसका सम्मान करते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। ठंडी की रात, मधुलिका के पास पर्याप्त ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। वह ठिठुर रही थी। तभी वह 3 साल पहले अरुण आया था। वह सोचती है कि राजकुमार ने क्या कहा था। मन ही मन सोचती रहती है। वह चाहती थी कि वह बीता हुआ समय वापस आ जाए। इस बात को बीते 3 साल हो चुके थे। मौसम अचानक बदल रहा था। वर्षा भी जोर से बरसने लगी और मधुलिका की जो पर्ण कुटी थी उसका छाजन भी टपक रहा था। अचानक बाहर से आवाज आती है। देखने पर मालूम होता है वह अरुण था। उसे देखकर वह चौंक जाती है।
वह चौंक जाती है कि जिसके बारे में वह सोच रही थी अचानक उसको देखती है। अरुण से पता चलता है कि उसे मगध का विद्रोही घोषित कर उसको वहां से निर्वासित कर दिया गया था, अर्थात बाहर, वह राज्य से बाहर निकाल दिया गया था और वह कौशल में जीविका खोजने के लिए आया था। मधुलिका उसका स्वागत करती है, दोनों बातचीत करते हैं। मधुलिका उत्साह में थी, वही अरुण अत्यंत सावधानी से बात कर रहा था। अरुण अपने बाहुबल पर भरोसा होने की बात करता है और एक नए राज्य की स्थापना करने के लिए कहता है और वह मधुलिका को राजरानी बनाने की बात भी करता है। अरुण को पता चलता है कि मधुलिका भी उससे प्रेम करती थी। अरुण उसे कौशल सिंहासन पर बिठाने की बात भी करता है। अरुण मधुलिका से कहते हैं कि महाराज तुम्हारे लिए चिंतित है, तुम जो कहोगी वह अस्वीकार नहीं करेंगे। मतलब मगध से निर्वासित होने के बाद उसकी नज़र थी कौशल राज्य पर और वहां पर वो राज्य करना, वह कौशल राज्य पर राज करना चाहता था और इसमें मधुलिका को भी शामिल करना चाहता था। इसलिए वह यह बात कहता है कि तुम जो भी महाराज को पूछोगी तो वह अस्वीकार नहीं करेंगे। तभी मधुलिका अरुण की बात स्वीकार करती है और वह महाराज के पास जाती है। तब महाराज अर्धनिद्रा की अवस्था में आराम कर रहे थे। महाराज उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी जमीन का मूल्य मांगने आई हो तो तुम्हें जरूर मिलेगा। मधुलिका मूल्य के लिए मना कर देती है। उसके बदले में उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के पास की जंगली भूमि देने की बात करती है और वहां खेती कर अपना गुजारा करने की बात करती है। महाराज हाँ कर देते हैं और वे कुछ सैनिकों को उसके जमीन को समतल बनाने के लिए सहायता करने के लिए भी भेज देते हैं। अरुण व मधुलिका घने जंगल में एक साथ थे। शाम होने वाली थी। अरुण मधुलिका से कहता है, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक करवाऊंगा। मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिका चिंता करती है कि अरुण और उसके 100 सैनिक से वह क्या कर सकता है और वह वादा करके दोनों भी निकल जाते हैं। अरुण दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए निकलता है और इधर मधुलिका अपनी झोपड़ी की तरफ निकलती है। अचानक उसका मधुरता से भरा हृदय विचलित हो उठता है। वह कभी सोचती कि उसको पहला भय अरुण के लिए था कि वह सफल नहीं हुआ तो फिर अचानक वह सोचती है कि वह सफल क्यों हो। वह सोचती है कि वह सिंह मित्र की कन्या आज ये क्या करने जा रही है, अपने ही राज्य के विरुद्ध जा रही थी। अचानक वह सोचती है कि वह रास्ता भटक गई है। वह अपनी झोपड़ी की तरफ जा रही थी। वह पागल सी जा रही थी। अचानक वह बीच राह में ही खड़ी हो गई। उल्काधारी घोड़ों पर चले आ रहे थे, अर्थात राजा के कुछ सैनिक आ रहे थे। वह बीच में ही खड़ी रही, वहां से हिली तक नहीं। सैनिकों के पूछने पर उसने अरुण के बारे में सब कुछ बता दिया और अपने आप को भी अपराधी मानकर वह कहती है कि मुझे भी मार दो। सैनिक उसको महाराज के पास ले जाते हैं। एक बार तो वह सोचते हैं कि ये पगली है, लेकिन जब वह अरुण के सारी बात बताती है तो सैनिक उसको महाराज के पास लेकर जाते हैं। किया है अरुण ने आज रात में दुर्ग पर अधिकार करने का प्रबंध किया है। महाराज मधुलिका से कहते हैं कि तुमने एक बार फिर कौशल पर उपकार किया है। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। इसी बीच अरुण को बंदी बना लिया गया और भीड़ सभी जयकारा लगाती है और दुश्मन को मारने के लिए नारे लगाती है। सभी की सहमति से उसको प्राण दंड देने का निश्चय किया जाता है और मधुलिका को पुरस्कार देने के लिए महाराज अपने पास जितनी भी खेत थे वह उसे देने का निश्चय करते हैं। मधुलिका ने अरुण की तरफ देखा और मधुलिका ने
मना करने पर अरुण हंसने लगता है। तभी मधुलिका महाराज से अरुण के साथ प्राण दंड मांगती है और उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहानी की समाप्ति यही हो जाती है कि मधुलिका ने अपने प्रेम की चिंता न करते हुए अपने राज्य के प्रति उसने अपना प्रेम यहाँ पर दर्शाया गया था। कहानी की विशेषताएं। पहली विशेषता, इसमें प्रकृति का चित्रण किया गया है। प्रारंभ में ही प्रकृति के बारे में बताया है कि उत्सव चल रहा था और प्रकृति ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी उनके साथ उत्सव मना रही थी। दूसरी विशेषता, कौशल राज्य के उत्सव के बारे में बताया। कौशल राज्य के उत्सव का कहानी के अंतर्गत स्त्री सम्मान किया गया है, वह दिखाया है। चौथी विशेषता, राजद्रोही को मृत्युदंड दिया जाता है। पांचवी विशेषता, महाराज की न्याय व्यवस्था के बारे में बताया है। छठी विशेषता, राज्य की साधारण नारी से राजकुमार का प्रेम दर्शाया गया है। सातवीं विशेषता, राजकुमार का मधुलिका से प्रेम की व्याख्या। आठवीं विशेषता, पुरस्कार में महाराज द्वारा अपनी सारी जमीन देने का वादा करना। नवीं विशेषता, राज्य के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। 10वीं विशेषता, राज्य के लिए अपने प्रेम की आहुति देना बताया है। 11वीं विशेषता, पैतृक संपत्ति का आदर किया गया है, जो कि मधुलिका करती है। अपनी पैतृक संपत्ति, अपने दादा परदादा की संपत्ति का वह मूल्य नहीं लेना चाहती थी। मधुलिका का चरित्र चित्रण या चारित्रिक विशेषताएं। वह सीएम मित्र की कन्या थी, सुंदर और रूपवती थी, स्वाभिमानी थी, पैतृक संपत्ति से प्रेम करती थी, निडर थी, साहसी थी, अरुण से प्रेम करती थी, अपने राज्य के प्रति प्रेम का प्रमाण देती है, स्पष्टवादिता थी, जो था वो सभी सामने बोलती थी, समझदार थी, अपने प्रेम में अपने प्राणों की आहुति देने की भी वह परवाह नहीं करती है। टिप्पणी। मधुलिका कौशल राज्य में रहती थी। वह सीएम मित्र की कन्या थी जिसने मगध से कौशल की रक्षा की थी। वह बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की थी। वह बहुत ही स्वाभिमानी कन्या थी तथा अपनी पैतृक संपत्ति से बहुत प्रेम करती है। यह कहानी में दिखाया गया है। इसलिए वह अपना खेत महाराज को मूल्य के बदले देकर उसका अपमान नहीं करना चाहती थी। वह निडर स्वभाव की थी। वह महाराज से कुछ कहने से नहीं डरती है और निडरता से अपनी बात भी रखती है। वह राजकुमार अरुण से प्रेम करने लगती है, अपने राज्य से प्रेम करती है, इसलिए अपने ही प्रेमी के खिलाफ चली जाती है और जो कुछ भी वह कहना चाहती स्पष्ट रूप से कहती थी। इससे पता चलता है कि वह स्पष्टवादिता थी। वह बहुत ही मेहनती कन्या थी। अपने खेत के बदले में दाम नहीं लेने पर वह दूसरे के खेतों में काम करके अपना जीवन बसर करती है। वह बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली कन्या थी और अपने प्रेम के लिए वह अपने प्राणों को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाती है। अरुण। टिप्पणी। अरुण मगध का राजकुमार था। वह कौशल राज्य में हो रहे महोत्सव को देखने आता है। तभी वह मधुलिका को पहली बार देखता है और उसके रूप पर मोहित हो जाता है। उत्सव की समाप्ति पर सभी आराम कर रहे होते हैं। तभी अरुण को नींद नहीं आती है। वह मधुलिका के बारे में ही सोचता रहता है और वह रात में ही अपने घोड़े पर सवार होकर मधुलिका के पास चला जाता है और उसकी जमीन वापस दिलवाने की बात करता है। लेकिन कौशल राज्य की परंपरा के खातिर मधुलिका उसको मना कर देती है और उल्टा उसको सोती हुई कन्या देखने पर क्रोध प्रकट करती है। 3 वर्ष बाद वह फिर मधुलिका से मिलने आता है। जब मधुलिका उसके बारे में ही सोच रही होती है तब उसको पता चलता है कि मधुलिका भी उससे प्रेम करती है। उसको तभी मगध से निर्वासित कर दिया गया था और वह कौशल राज्य में आजीविका खोजने के लिए आता है और उसकी नज़र कौशल राज्य पर राज करने की थी और वह धोखे पर उस पर अधिकार करना चाहता था। इसमें वह मधुलिका को भी शामिल करता है। वह उसे रानी बनाना चाहता था, लेकिन अंततः मधुलिका सारी बात महाराज को बता देती है और अरुण को मृत्युदंड मिलता है। वह भी पुरस्कार के रूप में राजा से मृत्युदंड मांगती है। 1 अंक के प्रश्नोत्तर। पुरस्कार कहानी के
लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। चारों तरफ किसका गंभीर घोष था? देवदुदुम्बी का। किसके मुख पर मधुर मुस्कान थी? महाराज के मुख पर। कौशल उत्सव में किसको एक दिन के लिए कृषक बनना पड़ता था? महाराज को। किशोरियों कुमारियों ने किसकी वर्षा की? फूलों और खीलों की। कौशल उत्सव में किसकी पूजा होती थी? इंद्र की। अरुण कौन था? मगध का राजकुमार। या किसको निर्वासित कर दिया जाता है मगध से, तो वो भी अरुण को ही कर दिया जाता है। महाराज खेती करने के लिए किसका खेत चुनते हैं? मधुलिका का। मधुलिका कौन थी? सिंह मित्र की कन्या थी। अरुण किसका सौंदर्य देख रहा था? मधुलिका के सौंदर्य को। मधुलिका को किसने वह क्या पुरस्कार दिया और क्यों दिया? महाराज ने दिया था। उसके खेत के मूल्य का 4 गुना दाम दिया था। और क्यों? क्योंकि इस बार वह खेत राज परिवार का हो जाता था, इसलिए। मधुलिका के अनुसार राजकीय रक्षण की अधिकारिणी कौन थी? प्रजा। कौशल की लाज रखने किसने रखी थी? सिंह मित्र ने। अरुण किसकी छवि का भक्त बन गया था? मधुलिका की छवि का। कृषक बालिका कौन थी? मधुलिका। मधुलिका कौन से नियम को नहीं बदलना चाहती थी? राष्ट्रीय नियम को। किसने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया? मधुलिका ने। मधुलिका कहाँ रहती थी? मधुक वृक्ष के नीचे एक पर्णकुटी में रहती थी। मधुलिका अरुण के बारे में कब सोचती है? 3 वर्ष के बाद। मधुलिका के पास कौन सा पथिक आश्रय लेने के लिए आता है? अरुण। मगध का विरोधी किसे कहा गया है? अरुण को। किसकी वाणी में उत्साह था और कौन सावधानी से बोल रहा था? मधुलिका की वाणी में उत्साह था और अरुण बड़ी सावधानी से मधुलिका से बातचीत कर रहा था। वीरों की आजीविका किसे कहा गया? बाहुबल को। मधुलिका को राजरानी बनाने की बात कौन करता है? या कौशल राज्य में अभिषेक करने की बात कौन करता है? अरुण करता है। मधुलिका किससे प्रेम करने लग गई थी? अरुण से। मधुलिका किससे प्रेम करने लग गई थी? अरुण से। महाराज से अपनी भूमि के मूल्य के बदले मधुलिका क्या मांगती है? कि उसके और किसके कहने पर? वह दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि मांगती है, वो भी अरुण के कहने पर। कौशल राज्य की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती। अपने आप को बंदी बनाने के लिए कौन कहता है? मधुलिका। किससे कहती है? सैनिक से या सेनापति से। सेनापति ने कितने सैनिकों को नाले की तरफ जाने के लिए कहा? 80 सैनिकों को। घृणा और लज्जा में कौन गढ़ी जा रही थी? मधुलिका। कौशल पर एक बार फिर से किसने उपकार किया था? मधुलिका ने। श्रावस्ती दुर्ग आज किसके हाथों में जाने से बच गया था? दस्युओं के हाथों में जाने से, अर्थात दुश्मनों के हाथ से। दस्यु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न भी आ सकता है। दस्यु अर्थात दुश्मन। जनता किसका वध करने के लिए कहती है या किसको प्राण दंड देने के लिए कहती है? अरुण को। महाराज ने मधुलिका को पुरस्कार में क्या देने के लिए कहा? अपनी सारी जमीन। पुरस्कार में अपने लिए मधुलिका ने क्या मांगा था? प्राण दंड। या पुरस्कार में प्राण दंड अपने लिए किसने मांगा था? तो मधुलिका ने। ससंदर्भ व्याख्या। लो मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। ससंदर्भ व्याख्या। लो मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सर्वप्रथम लेखक परिचय लिखना है। तत्पश्चात प्रसंग। प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक कथा पर्णिका में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी से लिया गया है। उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में किसने किससे कहा है वह लिखना है। यह वाक्य मधुलिका ने कौशल के सेनापति से कहा है। व्याख्या या स्पष्टीकरण। अरुण कौशल पर राज करने का सपना देखता है और उसमें मधुलिका को भी शामिल करता है। इसलिए मधुलिका से वह महाराज से दुर्ग के दक्षिणी नाले के पास वाली जंगली भूमि मांगने के लिए भी कहता है। मधुलिका मान जाती है। वह मधुलिका को कौशल की रानी बनाना चाहता था, वह भी चाहती थी। ऐसे ही दोनों बातें करते करते रात हो जाती है। मधुलिका अपनी झोपड़ी में आने के लिए वहां से निकलती है और अरुण रात के तीसरे प्रहर कौशल पर हमला करने के
लिए तैयार था। मधुलिका के मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। वह सोचती है कि वह सिंह कन्या होकर अपने ही राज्य से गद्दारी नहीं कर सकती। तभी वहां पर महाराज के कुछ सैनिक आ जाते हैं और वह रास्ते में ही रुक जाती है और सेनापति से ये सारी बातें कहती है। विशेषता मधुलिका का अपने राज्य के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। भाषा सरल तथा सुबोध और सहज है के बारे में